मैं अपने सहयोगियों के साथ ऑफिस की कैंटीन में बैठा था कि अचानक सविता दरवाजे पर नजर आई। खूबसूरती के साथ साथ उसमें गजब की सेक्स अपील भी है। जिसकी भी नजर उस पर पड़ी, उसकी जबान को झटके से ताला लग गया। रवि, लंच के बाद मुझसे मिल लेना, यह मुझसे दूर से ही कहकर वह अपने रूम की तरफ चली गई। मेरे सहयोगियों को मुझे छेड़ने का मसाला मिल गया। तेरी तो लॉटरी निकल आई है, रवि। भाभी तो मायके में है। उन्हें क्या पता कि पतिदेव किस खूबसूरत बला के चक्कर में फंसने जा रहे हैं। ऐश कर ले सविता के साथ। हम मंजू भाभी को कुछ नहीं बताएंगे। उन सब के ऐसे हंसी मजाक का निशाना मैं देर तक बना रहा। हमारे ऑफिस में तलाकशुदा सविता की रेपुटेशन बड़ी अजीब सी है। कुछ लोग उसे जबरदस्त फ्लर्ट स्त्री मानते हैं और उनकी इस बात में मैंने उसका नाम 5 से 6 ऐसे पुरुषों से जुड़ते देखा है जिन्हें सीमित समय के लिए ही उसके प्रेमियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनमें से 2 उसके आज भी अच्छे दोस्त हैं। बाकियों से अब उसकी साधारण दुआ सलाम ही है। सविता के करीब आने की इच्छा रखने वालों की सूची तो बहुत लंबी होगी, पर वह इन दिलफेंक आशिकों को बिल्कुल घास नहीं डालती। उसने सदा अपने प्रेमियों को खुद चुना है और वे हमेशा विवाहित ही रहे हैं। मैं तो पिछले 2 महीनों से अपनी विवाहित जिंदगी में आई टेंशन व परेशानियों का शिकार बना हुआ था। अंजू 2 महीने से नाराज होकर मायके में जमी हुई थी। अपने गुस्से के चलते मैंने न उसे आने को कहा और न ही लेने गया। समस्या ऐसी उलझी थी कि उसे सुलझाने का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा था। मेरा अंदाजा था कि सविता ने मुझे पिछले दिनों जरूरत से ज्यादा छुट्टियां लेने की सफाई देने को बुलाया है। तनाव के कारण ज्यादा शराब पी लेने से सुबह टाइम से ऑफिस आने की स्थिति में मैं कई बार नहीं रहा था। लंच के बाद मैंने सविता के कक्ष में कदम रखा तो उसने बड़ी प्यारी, दिलकश मुस्कान होठों पर लाकर मेरा स्वागत किया। हेलो रवि, कैसे हो? कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उसने दोस्ताना लहजे में वार्तालाप आरंभ किया। अच्छा हूँ, तुम सुनाओ? आगे झूठ बोलने के लिए खुद को तैयार करने के चक्कर में मैं कुछ बेचैन हो गया था। तुमसे एक सहायता चाहिए। अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए मैंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कुछ दिन पहले एक पार्टी में मैं तुम्हारे एक अच्छे दोस्त अरुण से मिली थी। वह तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वह जो बैंक में सर्विस करता है? हाँ, वही। उसने बताया कि तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। अब उतना अच्छा अभ्यास नहीं रहा है। अपने इकलौते शौक की चर्चा छिड़ जाने पर मैं मुस्करा पड़ा। मेरे दिल में भी गिटार सीखने की तीव्र इच्छा पैदा हुई है, रवि। प्लीज कल शनिवार को मुझे एक अच्छा सा गिटार खरीदवा दो। बड़े अपनेपन से किए गए सविता के आग्रह को टालने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने उसके साथ बाजार जाना स्वीकार किया तो वह किसी बच्चे की तरह खुश हो गई। अंजू मायके गई हुई है ना? हाँ। अपनी पत्नी के बारे में सवाल पूछे जाने पर मेरे होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। तब तो तुम कल सुबह नाश्ता भी मेरे साथ करोगे। मैं तुम्हें गोभी के परांठे खिलाऊंगी। अरे वाह, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं उनका बड़ा शौकीन हूँ? तुम्हारे दोस्त अरुण ने बताया था। मैं कल सुबह 9 बजे तक पहुंचूं? हाँ, चलेगा। सविता ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया। मेरे आए दिन छुट्टी लेने के विषय पर चर्चा ही नहीं छिड़ी थी, लेकिन अपने सहयोगियों को मैं सच्ची बात बता देता तो वे मेरा जीना मुश्किल कर देते। इसलिए उनसे बोला, ज्यादा छुट्टियां न लेने के लिए लेक्चर सुनकर आ रहा हूँ। यह झूठ बोलकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। पिछले 2 महीनों में वह पहली शुक्रवार की रात थी जब मैं शराब पीकर नहीं सोया। कारण यही था कि मैं सोते रह जाने का खतरा नहीं उठाना चाहता था। सविता के साथ पूरा दिन गुजारने का कार्यक्रम मुझे एकाएक जोश और उत्साह से भर गया था। पिछले 2 महीनों से दिलो-दिमाग पर छाए तनाव और गुस्से के बादल फट गए थे। कॉलेज के दिनों में जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था तब बड़े सलीके से तैयार होता था। अगले दिन सुबह भी मैं ढंग से तैयार हुआ। ऐसा उत्साह और खुशी दिलो दिमाग पर छाई थी मानो पहली डेट पर जा रहा हूं। सविता पर पहली नजर पड़ी तो उसके रंग रूप ने मेरी आंखें ही चौंधिया दीं।
नीली जीन्स और काले टॉप में वह बहुत आकर्षक लग रही थी। उस पल से ही उस जादूगरनी का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा। दिल की धड़कनें बेकाबू हो चलीं। मैं उसके इशारे पर नाचने को एकदम तैयार था। फिर हंसी खुशी के साथ बीतते समय को जैसे पंख लग गए। कब सुबह से रात हुई पता ही नहीं चला। सविता जैसी फैशनेबल आधुनिक स्त्री से खाना बनाने की कला में पारंगत होने की उम्मीद कम होती है, लेकिन उस सुबह उसके बनाए गोभी के परांठे खाकर मन पूरी तरह तृप्त हो गया। प्यारी और मीठी मीठी बातें करना उसे खूब आता था। कई बार तो मैं उसका चेहरा मंत्रमुग्ध सा देखता रह जाता और उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। कहाँ हो, रवि? मेरी बात सुन नहीं रहे हो ना? वह नकली नाराजगी दर्शाते हुए शिकायत करती और मैं बुरी तरह झेंप उठता। मैंने उसे स्वादिष्ट परांठे खिलाने के लिए धन्यवाद दिया तो उसने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, किसी अच्छे दोस्त के लिए कुकिंग करना मुझे पसंद है। मुझे भी बड़ा मजा आया है। मुझे तुम अपना अच्छा दोस्त मानती हो? बिल्कुल, उसने तुरंत जवाब दिया। कब से? इस सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरा सवाल है, रवि। कौन सा? क्या तुम आगे भी मेरे अच्छे दोस्त बने रहना चाहोगे? उसने मेरी आंखों में गहराई से झांका। बिल्कुल बना रहना चाहूंगा, पर क्या मुझे कुछ खास करना पड़ेगा तुम्हारी दोस्ती पाने के लिए? शायद। लेकिन इस विषय पर हम बाद में बातें करेंगे। अब गिटार खरीदने चलें। सवाल का जवाब देना टालकर सविता ने मेरी उत्सुकता को बढ़ावा ही दिया। हमारे बीच बातचीत बड़ी सहजता से हो रही थी। हमें एक दूसरे का साथ इतना भा रहा था कि कहीं भी असहज खामोशी का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे बीच ऑफिस से जुड़ी बातें बिल्कुल नहीं हुईं। टीवी सीरियल, फिल्म, खेल, राजनीति, फैशन, खानपान जैसे विषयों पर हमारे बीच दिलचस्प चर्चा खूब चली। उसने अंजू से जुड़ा कोई सवाल मुझसे पूछकर बड़ी कृपा की। हाँ, उसने अपने भूतपूर्व पति संजीव से अपने संबंधों के बारे में मेरे बिना पूछे ही जानकारी दे दी। संजीव से मेरा तलाक उसकी जिंदगी में आई एक दूसरी औरत के कारण हुआ था, रवि। वह औरत मेरी भी अच्छी सहेली थी। अपने बारे में बताते हुए सविता दुखी या परेशान बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। तो पति ने तुम्हारी सहेली के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया था? मैंने सहानुभूतिपूर्ण लहजे में टिप्पणी की। हाँ, पर एक कमाल की बात बताऊं?